Hello everyone, welcome back to Enlightenment. I am here with a new topic, subject Gender, School and Society, and topic is Paradigm Shift, Women Studies to Gender Studies. यानी कि जो है ये प्रतिमान विस्थापन। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे पैराडाइम शिफ्ट क्या है और वुमेन स्टडीज, जेंडर स्टडीज, यानी कि जो वुमेन्स एजुकेशन है और जेंडर एजुकेशन है उसमें पैराडाइम शिफ्ट क्या है और इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके क्या पैटर्न्स थे, तीनों एज में क्या पैटर्न्स थे और 19th सेंचुरी में इसका वुमेन एजुकेशन और जेंडर एजुकेशन का क्या स्टेटस रहा। तो आपको वीडियो अंत तक देखना है और इसके शायद 2 पार्ट होंगे क्योंकि एक पार्ट में वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया इस वीडियो को। तो ये पार्ट फर्स्ट है, इसके बाद पार्ट सेकेंड आएगा। तो आपको वीडियो अंत तक देखना है जिससे कि आपको पैराडाइम शिफ्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो मैं डॉक्टर अनीता अभी आपसे डिस्कस करूंगी पैराडाइम शिफ्ट। आपको वीडियो पसंद आती है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जो पैराडाइम है, प्रतिमान, इसका क्या मतलब है? पैराडाइम मतलब देखने का नजरिया, हमारा देखने का दृष्टिकोण, हमारा देखने का दृष्टिकोण क्या है और हमारे विचार या ऐसी परिभाषाएं, कोई भी शब्द और मूल्यों का ये संयोजन है जिसे जो हमारी कम्युनिटी है वो एक्सेप्ट करती है और शेयर करती है। मतलब ऐसे मॉडल्स होते हैं, उन मॉडल्स को हमारी कम्युनिटी उसे एक्सेप्ट करती है और आपस में एक दूसरे के साथ शेयर भी करती है। ये तो आपका हो गया पैराडाइम। अब शिफ्ट देखते हैं, शिफ्ट क्या है? यानी कि बदलाव, कोई भी बड़ा परिवर्तन, यानी कि जो पुराने पैराडाइम है उन पैराडाइम को छोड़कर नए पैराडाइम को एक्सेप्ट कर लेना और उसको अपनी कम्युनिटी में शेयर करना। जैसे कि आपने मूवी देखी होगी तारे ज़मीं पर। उस तारे ज़मीं पर में जो बच्चा था तो उसके पेरेंट्स जो स्कूल में जाता था तो वहाँ पर उसके टीचर कहते थे कि इसको कुछ नहीं आता है और उसके पेरेंट्स ने डिसीजन लिया कि इसको हम हॉस्टल में भेज देंगे। तो उनका यहाँ पर एक पैराडाइम बन गया था उस बच्चे के लिए कि ये बच्चा कुछ नहीं पढ़ता है, ये वीक है बच्चा पढ़ने में। जैसे ही वो हॉस्टल में जाता है वहाँ पर उसके टीचर मिलते हैं जो आमिर खान है, तो वो उसके अंदर की क्वालिटी को पहचानते हैं और उसी क्वालिटी को निखारते हैं जिससे कि सभी का एटीट्यूड उसके लिए चेंज हो जाता है। यानी कि जो हमारे पुराने प्रतिमान थे, पुराने प्रतिमान को छोड़कर नए प्रतिमान हमने स्थापित कर लिए। तो देखते हैं कि ये पैराडाइम शिफ्ट है क्या। प्रतिमान विस्थापन। Paradigm shift is a change in thought from a former belief or way of life. When thinking about powerful paradigm shift throughout history, the first thought that comes to mind is gender roles, especially women gender roles. Women still struggle with equality, like the issue that is the wage gap, मतलब वेतन का जो अंतर है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि वुमेन्स के रेफरेंस में पैराडाइम शिफ्ट की। तो जो हमारा समय के परिवर्तन के साथ साथ वुमेन एजुकेशन के जो पैराडाइम है उसमें भी चेंजेस आए। वुमेन एजुकेशन और जेंडर एजुकेशन की जो नीड्स थी उनमें परिवर्तन होने से जो पुराने पैराडाइम थे उनकी जगह न्यू पैराडाइम स्थापित हुए। पुराने पैराडाइम का शिफ्ट होना और न्यू पैराडाइम और जो हमारे आइडियाज हैं उनको स्थान मिला। जैसे कि आज की यदि हम बात करते हैं, प्रेजेंट सिनेरियो की हम बात करते हैं, तो हमारे देश की तरक्की, उसकी प्रोग्रेस, सोशल अपलिफ्टमेंट और वुमेन का इसमें जो है पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। जो भी हम सर्विस देख रहे हैं, बिजनेस देख रहे हैं, उनमें वुमेन्स का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। आज जो है वुमेन्स पॉलिटिकल, हम चाहे देख लें, सोशल सिनेरियो है हमारा, सोशल में कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड, इन सब के लिए एजुकेशन ले रही हैं। तो वुमेन एजुकेशन और जेंडर एजुकेशन के जो पैराडाइम हैं उन पे जो चेंजेस आए हैं उनकी शिफ्टिंग और बदलती हुई परिस्थितियों में भी, बदलती हुई सिचुएशन में भी चेंज आया है। तो अब देखते हैं कि हमारी ये पैटर्न ऑफ वुमेन एजुकेशन एंड जेंडर एजुकेशन, जो स्त्री शिक्षा और लैंगिक शिक्षा के प्रतिमान हैं, वो प्रतिमान क्या हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि जो वुमेन एजुकेशन और जेंडर एजुकेशन के पैराडाइम है इसको स्टडी करने के लिए तीनों ये पीरियड हैं। इन तीनों पीरियड के अकॉर्डिंग हम देखेंगे
कि इन तीनों पीरियड में इसका वुमेन एजुकेशन और जेंडर एजुकेशन का क्या रोल रहा था या क्या उसके पैराडाइम थे। तो पहले हम देखते हैं एंशिएंट पीरियड, जिसे कि कहा जाता है कि इसको वैदिक एजुकेशन, वैदिक पीरियड भी कहा जाता है और एंशिएंट पीरियड भी कहा जाता है। तो जो एंशिएंट पीरियड था, इस एंशिएंट पीरियड में मेल और फीमेल के बीच में किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। वुमेन और मैन दोनों ही आपस में मिलजुल कर रहते थे, अपने लिवलीहुड के लिए काम करते थे, रिलीजियस एक्टिविटीज भी करते थे, सोशल एक्टिविटीज जो थी उसमें भी पार्टिसिपेट करते थे। इस तरह इनके साथ कोई भी आपस में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। वो एजुकेशन दी जाती थी उस समय। गुरुकुल में एजुकेशन लेने के लिए गर्ल्स भी जा सकती थी और बॉयज जाते थे, लेकिन हाँ, उनके जो रूल्स रेगुलेशन थे गुरुकुल के, वो टफ जरूर हुआ करते थे, जिससे कि सभी वुमेन्स जो हैं उस रूल्स रेगुलेशन को फॉलो अप नहीं कर पाती थी। तो उस समय जो वुमेन्स थी, उन्होंने एजुकेशन ली, जिसमें कि मेन आपके नाम आते हैं गार्गी, मैत्री, अपाला, विश्वारा, सुमेधा, ये सब। और जो लैंगिंग एजुकेशन थी, यानी कि जो जेंडर एजुकेशन थी, वो भी हमारी जो धर्मशास्त्र हैं, नीति शास्त्र हैं, जो हमारे महाकाव्य हैं, उनके द्वारा व्यवहारिक रूप से दी जाती थी। और जेंडर एजुकेशन परिवार के जो हमारे मेंबर्स थे उनके द्वारा भी प्रोवाइड की जाती थी। लेकिन जैसे जैसे लेटर वैदिक पीरियड आया, उस समय जो ब्राह्मण रिचुअल्स ज्यादा होने लगे थे, आडंबर ज्यादा होने लगे थे। इसके कारण जो बुद्धिस्ट एजुकेशन और बुद्धिस्ट रिलीजन और जैनिज्म रिलीजन, ये दोनों डेवलप्ड हुए। और इस यहाँ पर क्या हुआ, जो वुमेन्स की सिचुएशन थी वो थोड़ी अलग हो गई। अब इस समय क्या हुआ, चाइल्ड मैरिज भी हमारी डेवलप हो गई थी और वुमेन्स को बुद्धिस्ट और जो जैनिज्म रिलीजन की एजुकेशन दी जाती थी, लेकिन जो अर्ली वैदिक पीरियड में जितना ज्यादा वुमेन्स का रोल था, वो रोल लेटर वैदिक पीरियड में नहीं रह पाया था। और यहाँ पर मतलब इनकी जो सिचुएशन थी वो थोड़ी अपेक्षित रही। और जो जेंडर एजुकेशन के सेंटर में जो फैमिलीज थी, उनमें भी बॉयज और गर्ल्स में भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाने लगा था। और उसके बाद हम देखते हैं मेडवल पीरियड। मतलब यहाँ दो पार्ट हो गए आपके एंशिएंट पीरियड के, एक तो हो गया अर्ली वैदिक पीरियड और एक हो गया लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड में जो था कि वुमेन्स और मैन में किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जब लेटर वैदिक पीरियड में इन दोनों में डिस्क्रिमिनेशन होने लगा था। अब इसके बाद देखते हैं मेडवल पीरियड, यानी कि मध्यकाल जो हमारा था, इसको मुस्लिम एज भी कहा जाता है। इसमें क्या था कि मुस्लिम एजुकेशन में जब मुस्लिम पीरियड था, इस पीरियड में वुमेन्स की जो सिचुएशन थी वो सिचुएशन ज़्यादा अच्छी नहीं थी। इस समय सिचुएशन ज़्यादा खराब होती जा रही थी। इस समय जो है पर्दा प्रथा भी डेवलप हो गया और साथ साथ में चाइल्ड मैरिज, जोहर और बहुपत्नी जो मैरिज होती थी वो, जिसके साथ ही क्या हुआ, वुमेन्स की सिचुएशन खराब होने लगी थी और उनके लिए जो है एजुकेशन की भी कोई व्यवस्था नहीं थी और मेंस की जो डोमिनेंसी वो ज़्यादा थी और वुमेन्स को जो है केवल लग्जरी की एक वस्तु माना जाता था। और इनके साथ और वुमेन्स में जो है उनके अंदर अनसेफ वाली फीलिंग भी थी कि वो हम सेफ नहीं हैं और ना ही वो फ्री हुआ करती थी। और उस समय को एजुकेशन का बिल्कुल भी प्रश्न नहीं था और उन्हें जो उस समय महिलाएं थी, वुमेन्स थी, वो अपने हस्बैंड पर, अपने फादर पर या अपने बच्चों पर डिपेंडेंट रहती थी। तो इस तरह ये जो एज था, इस एज में वुमेन्स एजुकेशन का भी कोई मतलब मास एजुकेशन की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। इसमें वुमेन्स एजुकेशन पर कोई भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। हाँ, कुछ जो बड़े घरों की वुमेन्स थी, नवाब परिवार की थी या राजा महाराजा के यहाँ की थी, तो वो जरूर पढ़ पाई थी। और बाकी जो हैं कि हम यदि ये कहें कि सभी को वुमेन्स एजुकेशन दी जाती थी, तो ऐसा इस समय नहीं था और ना ही जेंडर एजुकेशन की कोई भी सुविधा थी। इसके बाद हम मॉडर्न पीरियड में आते हैं। मॉडर्न पीरियड में पहले हम ब्रिटिश एज की बात करते हैं। ब्रिटिश एज में जो था, वुमेन्स की एजुकेशन के लिए बहुत एफर्ट किए गए।
जब हमारा फ्रीडम मूवमेंट चला, उसके साथ साथ ही वुमेन्स की स्थिति में सुधार के लिए भी एफर्ट किए गए और मेल और फीमेल की जो मतलब जेंडर इक्वालिटी के लिए भी प्रयास किए गए। इस समय जो है चाइल्ड मैरिज जो है एक एक्ट लाने का भी प्रयास किया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को खत्म किया और इसके लिए कानून भी बनाया। उसके बाद ये विडो रीमैरिज, इसके लिए आवाज उठाई और वुमेन्स की एजुकेशन के लिए एफर्ट किए। और इसके बाद इतना इम्प्रूवमेंट हुआ कि वुमेन्स ने भी जो फ्रीडम मूवमेंट था उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब जो हमारा जब हमें इंडिपेंडेंस मिल गई, हमारा देश आज़ाद हो गया, तो उस समय की हम बात करते हैं तो तब यहाँ पर जो सारे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन थे उनको खत्म कर असमानता की समाप्ति की बात को स्वीकार किया गया। और जो हमारे संविधान है उसमें अनुच्छेद 14, 15, 16, 39, 42, 51 इन सभी में वुमेन्स को इक्वलिटी की बात की गई और किसी भी बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन करने और मेल के समान ही उनको सारे राइट्स देने की बात की गई। पर्दा प्रथा, चाइल्ड मैरिज, देवदासी, सती प्रथा, जोहर और ये संपत्ति का अधिकार न होना और कन्या भ्रूण हत्या, इन सभी के लिए उनको वुमेन्स को अवेयर किया गया और इससे संबंधित आवश्यक कानून भी बनाए गए और मेल और फीमेल दोनों की ही मैरिज की आयु को मतलब उनकी एज को डिसाइड किया गया 18 to 21 ईयर्स का। और डोमेस्टिक वायलेंस को रोकने के लिए भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 बना और 1987 में भी सती प्रथा पर रोक लगाई गई। और इसी तरह से ही जो डावरी सिस्टम है उसके लिए भी सख्त कदम उठाए गए। 1961 में उसके लिए भी एक एक्ट बनाया गया। 1956 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया गया और वुमेन्स के जो है उनकी फेवर के लिए बहुत सारे इस तरह से काम किए गए। तो यहाँ पर ये पैटर्न था कि किस तरह से वुमेन जो पुराने प्रतिमानों को, पुराने पैराडाइम को हमने छोड़ा और नए पैराडाइम को हमने एक्सेप्ट किया। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि जो हमारे पैराडाइम थे वो ये तीनों पीरियड में किस तरह से थे। अब देखते हैं आगे कि 19th सेंचुरी में वुमेन एजुकेशन और जेंडर एजुकेशन का क्या स्टेटस था। अब जो है ये जो हमारी मॉडर्न एजुकेशन है वो ब्रिटिश जो रूल था उसकी ही देन थी। तो यहाँ पर जो है वुमेन्स को उनके इम्प्रूवमेंट के लिए या उनको आगे लाने के लिए, उनको एजुकेशन देने के लिए या जो अज्ञानता के बंधन में जकड़ी हुई थी उनको दूर हटाने के लिए, उसके लिए न सिर्फ अलग स्कूल खोले गए, उनके लिए एजुकेशन की पूरी व्यवस्था भी की जाने लगी। पर फिर भी जो वुमेन्स थी उनकी कंडीशन में सुधार लाने के लिए हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले है इंडिविजुअल एफर्ट्स बाय क्रिश्चियन मिशनरीज, जो क्रिश्चियन मिशनरीज ने इंडिविजुअल एफर्ट किए। दूसरा एफर्ट्स ऑफ इंडियन सोशल रिफॉर्मर्स, जो समाज सुधारक थे या जो फ्रीडम फाइटर्स थे, फ्रीडम मूवमेंट थे, उसके दौरान क्या क्या प्रयास किए गए और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने क्या एफर्ट किए। पहले देख लेते हैं मिशनरीज के जो इंडिविजुअल एफर्ट्स थे। जो ब्रिटिश मिशनरीज थी वो भारत में आई, उनका मेन मोटिव था कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना। उन्होंने अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए एजुकेशन को एक टूल बनाया कि एजुकेशन के थ्रू हम अपने जो रिलीजन है उसको प्रोपोगेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर उन्होंने एजुकेशन के माध्यम से एजुकेशन एक उन्होंने मीडियम चुना और यहाँ पर वुमेन एजुकेशन के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए। जो भी प्रोटेस्ट या कैथोलिक मिशनरीज थी उन्होंने और 1921 में मिस कुक भारत आई और उन्होंने आते ही 8 गर्ल्स स्कूल को इस्टेब्लिश किया। उसके बाद 1823 में 14 गर्ल्स स्कूल को इस्टेब्लिश किया गया और मिशनरीज के इतने सारे इन्होंने काम किए एजुकेशन के एरिया में। तो एजुकेशन के इस कामों से बहुत ज़्यादा जो इंडियंस थे वो भी प्रभावित हुए। उन्होंने भी इस क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया, जिसमें कि महात्मा बाई फुले इन्होंने एक गर्ल्स स्कूल को इस्टेब्लिश किया और 1849 में कलकत्ता में
वैश्युन ने एक गर्ल्स स्कूल को इस्टेब्लिश किया। इसके बाद जो हमारे समाज सुधारक थे, जैसे कि राजा राम मोहन राय थे और ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे, इन्होंने भी स्कूल को, इस गर्ल्स स्कूल को इस्टेब्लिश किया। और 1951 तक जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी, उन्होंने काफी स्कूल इस्टेब्लिश कर दिए थे। और जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे या फिर सोशल रिफॉर्मर्स थे, जैसे कि राजा राम मोहन राय हैं, इन्होंने जो अंग्रेजी स्कूल चल रहे थे उनका भी बहुत ज़्यादा सहयोग खुले दिल से सहयोग किया। और इस समय जो लॉर्ड डलहौजी थे, उन्होंने वुमेन एजुकेशन को एक्सेप्ट किया और ये माना कि एक बहुत मेन इशू है, इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अब वुमेन्स की कंडीशन में जब तक वो पावरफुल नहीं होगी, तब तक किसी भी प्रकार का हम चेंजेस नहीं हो सकता, किसी प्रकार का चेंजेस नहीं ला सकते। तो यहाँ पर बहुत जो भी समाज सुधारक थे, उन्होंने समाज सुधारकों ने जगह जगह स्कूल इस्टेब्लिश किए। गोपाल कृष्ण गोखले का नाम भी इसमें आता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कि स्कूल को इस्टेब्लिश किया। इसके बाद है एफर्ट्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट ने, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उसने क्या एफर्ट्स की। अभी मैंने आपको बताया कि जो लॉर्ड डलहौजी थे, उन्होंने भी कहा कि हमें वुमेन्स एजुकेशन को एम्पावर करना होगा। और इसी में ही जो है गवर्नमेंट ने वुमेन एजुकेशन के लिए एक ये कहा कि हम उनको ग्रांटेड भी देंगे, उनको आर्थिक सहायता दी जाएगी, आर्थिक सहायता देने की भी बात की। और 1882 तक गर्ल्स के लिए कम से कम 2600 प्राइमरी स्कूल, 81 सेकेंडरी स्कूल, 15 जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और कॉलेज इस्टेब्लिश हो चुके थे, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के सपोर्ट से हुए थे। और इस समय 1882-83 में इंडियन एजुकेशन कमीशन भी आया और लॉर्ड रिपन ने इसे जो हंटर की चेयरमैनशिप में इसको अपॉइंट किया। और यहाँ पर इन्होंने प्राइमरी एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए बात की और उसके अपलिफ्ट के लिए सजेशन दिए। हंटर जो कमीशन था, उसने यहाँ तक सुझाव दिया कि जो पब्लिक फंड का जो बहुत ज़्यादा अधिकांश भाग जो है वो वुमेन एजुकेशन में लगाया जाएगा। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ साथ ही ब्रह्म समाजियों, पारसियों, भारतीय ईसाइयों ने भी लड़कियों के लिए स्कूल खोलने की होड़ सी लग गई थी। और 1902 के अंत तक 12 महिला कॉलेज और 468 सेकेंडरी स्कूल और इसी तरह से बहुत सारे प्राइमरी स्कूल और ट्रेनिंग सेंटर्स जो इस वुमेन्स के लिए वो भी इस्टेब्लिश किए गए। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि 19th सेंचुरी में वुमेन्स एजुकेशन और उनको मतलब मेल और फीमेल में किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इस तरह की बात को ध्यान में रखते हुए वुमेन एजुकेशन दी गई। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे 20वीं शताब्दी में स्त्री शिक्षा और लैंगिक शिक्षा की क्या स्थिति है, इनका क्या स्टेटस है और क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इसको पैराडाइम शिफ्टिंग को प्रभावित करते हैं। इन सब की हम जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस तरह से आज हमने जाना कि पैराडाइम शिफ्ट क्या है वुमेन एजुकेशन में और पैटर्न क्या है और इसका स्टेटस वुमेन एजुकेशन का 19th सेंचुरी में और जेंडर एजुकेशन का क्या रहा था। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे। इसका पार्ट